जिस चुनाव आयोग को कभी लोकतंत्र की अस्मिता का प्रतीक और मतदाता के सम्मान की चादर कहा जाता था, आज उसी चादर के नीचे सियासत ने अपने फायदे के धब्बे छुपा लिए हैं। सत्ता के गलियारों में यह चादर अब निष्पक्षता की नहीं बल्कि पक्षपात की सिलवटों से भरी है। ऊपर से उजली, भीतर से दागदार। और 7 अगस्त की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उस चादर के किनारों को उठाकर दिखा दिया कि नीचे खेल सिर्फ वोट का नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र की आत्मा का हो रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारत की सियासी जमीन पर 7 अगस्त की सुबह एक ऐसा दृश्य उतरा जिसने चुनावी अखाड़े की धूल को फिर से हवा में उड़ा दिया। राहुल गांधी, जिन्हें सत्ता समर्थक सोशल मीडिया की ट्रोलिंग फौज सालों से पप्पू के ठप्पे में बांध कर रखती आई है, इस बार कागज, आंकड़े और सबूतों के पुलिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतरे। मुद्दा था मतदाता सूची की धांधली, लेकिन इस बार आरोप महज हवाओं में छोड़ा गया तीर नहीं, बल्कि निशाने पर सीधे चुनाव आयोग और उसके संरक्षण में पनपते उस खेल का था जिसे राहुल ने चुनावी चोरी कहकर परिभाषित किया। कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र का केस स्टडी उनके हाथ में था, जहां हजारों डुप्लीकेट वोटर एक ही विधानसभा में अलग अलग बूथों पर दर्ज और फिर दूसरे राज्यों में भी वही नाम, वही पहचान, वही मतदान का अधिकार। यह आरोप किसी राजनीतिक जुमलेबाजी से आगे की चीज था। इसमें वह सामग्री थी जिसे लेकर कभी अखबारों के पहले पन्ने जलते थे, टीवी स्टूडियो में सत्ताधारी पसीने पसीने हो जाते थे और चुनाव आयोग को आधी रात को प्रेस नोट जारी करना पड़ता था। लेकिन आज का दौर अलग है। अब बहस का रुख तय होता है ट्रेंडिंग हैशटैग से और मुद्दे का वजन नापा जाता है मीम की शेयरिंग से। राहुल के खुलासे के ठीक बाद बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सियासी मुकाबले में अपना वार किया। उन्होंने एक नामी चैनल की एक रिपोर्ट का लिंक ट्वीट कर दावा किया कि राहुल का डेटा झूठा है, कि यह फैक्ट चेक में धराशायी हो गया है। जैसे यह ट्वीट आया, ट्रोलिंग ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया, मीम फैक्ट्री का धुआं उठने लगा और सोशल मीडिया की दीवारों पर फेल और झूठ के पोस्टर चिपकने लगे। यह वही पल था जब सत्ताधारी खेमे की साइबर बैटरी को लगा कि मुकाबला जीत लिया गया है। लेकिन यह युद्ध रणनीति लंबी नहीं चली। कुछ ही घंटों बाद वह लिंक और मालवीय जी का ट्वीट दोनों हवा में गायब हो गए। यह गायब होना महज तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक पराजय जैसा था, जिसमें जीत का ढोल पीटने वाले के हाथ से अचानक नगाड़ा छीन जाए। सवाल अब उल्टा खड़ा हो गया। अगर राहुल की रिपोर्ट झूठी थी तो उसके खंडन की हटाने वाली मजबूरी क्या थी? क्या फैक्ट चेक महज एक चुनावी हथियार था जिसे अपनी मियाद पूरी होते ही वापस रख लिया गया? यह पलटवार अब खुद पलटकर मालवीय की साख पर खड़ा सवाल था, और यह सवाल भाजपा के आईटी सेल की उस शैली पर भी जिसमें नैरेटिव सच से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहीं से यह मामला एक नई परत में प्रवेश करता है। एक तरफ वो आंकड़े और सबूत है जिन पर विपक्ष दावा कर रहा है कि ये लोकतंत्र की बुनियाद हिला देने वाले हैं। दूसरी तरफ वह ट्रोलिंग फौज है जिसका काम मुद्दे की गंभीरता को हंसी ठट्ठा, मीम और कटाच के शोर में डुबो देना है। इस शोर में सबसे पहले शिकार होता है मतदाता का विश्वास, वही विश्वास जिसके दम पर वह अपनी उंगली पर स्याही लगवाकर मानता है कि उसकी आवाज़ गिनी जाएगी। इतिहास इस कहानी को कई बार दोहरा चुका है। 1982 में असम के मतदाता सूची विवाद ने हिंसा और चुनाव बहिष्कार को जन्म दिया था। 90 के दशक में भाजपा ने पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनाव आयोगों पर वामपंथी और लालू राज के पक्ष में झुकाव का आरोप लगाया। वाजपेयी के दौर में कांग्रेस ने तारीखों और तबादलों के खेल पर सवाल उठाए। 2004 में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने सूची की गड़बड़ियों को लेकर हंगामा किया। 2013 में केजरीवाल ने ईवीएम की ईमानदारी को कटघरे में खड़ा किया। 2019 में विपक्ष ने सामूहिक रूप से राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि आयोग प्रधानमंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। हर बार आयोग का जवाब लगभग एक जैसा रहा, सब कुछ नियमों के मुताबिक और गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। लेकिन इस बार मामला अलग है। राहुल के पास डेटा है, पैटर्न है और उसे एक राज्य तक सीमित नहीं बताया जा रहा। इसके साथ ही एक नया मोर्चा खुला, न्यायपालिका की निष्क्रियता का। क्या अदालतें ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती? अतीत में ऐसा हुआ है। 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी निष्पक्षता को लोकतंत्र का प्राण कहा। 2013 में नोटा लागू करने के आदेश के वक्त मतदाता के अधिकार को सर्वोपरि बताया।
2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सूची गड़बड़ियों पर स्वतः संज्ञान लिया और आयोग को फटकार लगाई। 2020 में मद्रास हाईकोर्ट ने ईवीएम सुरक्षा और आचार संहिता उल्लंघन पर आयोग से तीखे सवाल किए। तो अब क्यों नहीं? क्या डुप्लीकेट वोटर और बहुराज्य पंजीकरण लोकतंत्र के लिए उतना खतरा नहीं जितना 40 साल पहले मतगणना में देरी थी? आज सबसे बड़ा खतरा यह है कि चुनाव आयोग पर लगे गंभीर आरोप भी राजनीतिक म्यूजिक वीडियो के बैकग्राउंड स्कोर में बदल जा रहे हैं। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर ट्रोलिंग, शाम तक मीम और रात होते होते मुद्दा जनता की थकान में दब जाता है। यही वह सुनियोजित रणनीति है जिसमें लोकतंत्र की सबसे अहम लड़ाई, मत की पवित्रता यानी वोट की अपनी एक डिग्निटी को टाइम पास कंटेंट में तब्दील कर दिया गया है। राहुल गांधी का खुलासा आंदोलन बन सकता है अगर जनता इसे पार्टी नेता की लड़ाई के बजाय अपनी लड़ाई समझे। अगर यह सिर्फ राजनीतिक किटी पार्टी की गपशप रह गई तो इसका नतीजा वही होगा जो दशकों से होता आया है। आरोप लगेंगे, सत्ता हंसेगी, विपक्ष चिल्लाएगा, आयोग खामोश रहेगा और अगला चुनाव उसी पुरानी स्क्रिप्ट पर लिखा जाएगा। लेकिन अगर इस बार मतदाता ने स्याही के साथ अपना आत्मसम्मान भी दांव पर लगा दिया तो शायद यह वह मोड़ हो जहां से लोकतंत्र की टूटी हुई रीढ़ की फिर से सीधा होने की कोई गुंजाइश दिखे। क्योंकि अगर मतदाता सूची की पवित्रता पर जनता का भरोसा खत्म हो गया तो यह चुनाव नहीं, बस एक राजनीतिक रियलिटी शो होगा जिसमें विजेता का नाम पहले से लिखा होगा, हारने वाला भी स्क्रिप्टेड, और जनता महज दर्शक बनकर ताली बजाएगी। उस दिन न पप्पू का कोई मतलब होगा न फेंकू का, बस एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें आपकी उंगली की स्याही एक फोटो फ्रेम की सजावट होगी, लोकतंत्र के इतिहास का म्यूजियम पीस। आज भी वक्त है सवाल पूछने का, जवाब मांगने का और यह याद दिलाने का कि चुनाव आयोग जनता का है, सत्ता का नहीं। अगर यह साख गिर गई तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी और इतिहास लिखेगा कि हमने लोकतंत्र का गला घोंटते वक्त सिर्फ मीम शेयर किए थे। जय हिंद, जय भारत।